जो है हम पहुंच चुके थे ग्रुप नंबर 7 के रिजेम्बलेंस पर। अब हम बात करेंगे अपने ग्रुप नंबर 7 के डिफरेंसेस पर। तो आइए जरा ग्रुप नंबर 7 के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। देखो भाई, डिफरेंसेस ऑफ ग्रुप नंबर 7A के अंदर बताया क्या जा रहा है दैट H नेगेटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन वाटर। मैंने कल आपको बताया था कि हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड्स की फॉर्म के अंदर नेगेटिव आयन बनाता है, यानी कि H नेगेटिव आयन बनाता है। अब एक सवाल हुआ था कि सर ये H नेगेटिव आयन क्यों बनाता और क्यों नहीं रह पाता, क्यों नहीं बहुत ज्यादा बनते। तो वजह यही थी, मैंने बताया था कि ये नॉट स्टेबल यानी कि अनस्टेबल होता है इन वाटर, वेयरएज हैलाइड आयंस, अगर अगर हम बात करें कि जो हैलोजन के अंदर मौजूद यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इस तरह के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये अगर वाटर के अंदर इनको रखा जाए तो इनके जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब जो H नेगेटिव है वो करता क्या है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये करता ये है कि H नेगेटिव इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। आप नीचे अपने पास इक्वेशन देख रहे हैं कि ये जो H नेगेटिव है ये फौरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ और रिएक्शन के थ्रू ये जनरेट कर लेता है हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ OH नेगेटिव आयंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है आपका दूसरे सब्सटेंसेस के मुकाबले में। सही है, आगे चलते हैं जरा इसको लेके। हमारे पास क्या बताया जा रहा है, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल व्हेयरएज हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था ना कि कुछ प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम देखते हैं एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर रखने पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स को एक चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, तो ये सिमिलैरिटी काउंट हुई। लेकिन डिससिमिलैरिटी कैसे काउंट हो रही है कि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में। The electron affinity of hydrogen is also much less than halogens. उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है हाइड्रोजन की वो काफी खासे अंदाज में कम पाई जाती है as compared to the halogens. Hydrogen forms only one covalent bond while group number 7A elements form covalent as well as the coordinate covalent bond. देखो भाई, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ग्रुप नंबर 4 के अंदर भी यही डिसिमिलैरिटी थी ना कि वो लोग टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये मोनोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? अब हमारे पास है कंक्लूजन की बात की जा रही है। तो भाई ओवरऑल हमने तीनों ग्रुप्स के अंदर देखा तो क्या अखज किया, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। तो बताया ये जा रहा है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल हैज बीन अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी एंड इट्स एग्जैक्ट पोजीशन स्टिल रिमेन्स अनडिसाइडेड। तो हाइड्रोजन की हमने पोजीशन देखा, ग्रुप नंबर 1 में भी नहीं आई, ग्रुप नंबर 4 में भी नहीं बैठ सका सही तरीके से, रिजेम्बलेंस थी लेकिन कुछ डिसिमिलैरिटीज भी आ रही थी। इसी तरह से ग्रुप नंबर 7 को भी देखा कि ग्रुप नंबर 7 के अंदर भी यही मामला हुआ कि डिसिमिलैरिटीज का फैक्टर भी हमारे सामने रहा, जिसकी वजह से हमारे पास उसको नहीं रख सके ग्रुप नंबर 7 में। तो ये अब तक अनडिसाइडेड है, इसको प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं किया गया। However, generally it is placed separately at the top of the periodic table in the first period. आप लोग नॉर्मली देखते हैं periodic table के ऊपर या तो ग्रुप नंबर 1 के ऊपर रखा होता है हाइड्रोजन, ये पूरे periodic table के इन सेंटर रखा होता है पीरियड 1 की लाइन में ना। तो ये हाइड्रोजन की एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में नहीं आ सकता। यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली थी। आइए जरा नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। दैट व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन। देखो, नेसेंट का जो लफ्जी माने है ना मेरे बेटे, वो नेसेंट कहते हैं आप न्यूली बॉर्न को। द वर्ड नेसेंट मींस द न्यूली बॉर्न। अब एटॉमिक हाइड्रोजन है और एक नेसेंट हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का फर्क भी हमें देखना पड़ेगा। कह रहे हैं द एटॉमिक हाइड्रोजन, मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, एक लम्हा दीजिए मुझे जरा। आइए इसको हम देख लेते हैं जरा अपने पास। देखो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैंने कहा ये हाइड्रोजन सिंगुलर, ये भी हाइड्रोजन सिंगुलर। मैं कह रहा हूं ये एटॉमिक हाइड्रोजन है, मैं कह रहा हूं ये नेसेंट हाइड्रोजन है। सवाल ये है कि सर हैं तो दोनों एटॉमिक ना। ओरिजिनली अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच वी हैव प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, तो हम उसको कहेंगे ये तो दोनों एटॉमिक ही हैं, क्योंकि एक सिंगुलर एटम पाया जा रहा है। तो ये वाला जो है इस वक्त तरफ जो मेरे पास ये है, ये भी आपके पास सिंगुलर है, और अगर इसकी बात करूं तो ये भी सिंगुलर है। लेकिन इन दोनों में से एक नेसेंट और एक आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे कंसिडर कर लिया गया, आइए देखते हैं जरा हम अपने पास। बताया जा रहा है कि वो एटॉमिक हाइड्रोजन
एटॉमिक हाइड्रोजन कौन सा वाला? वो वाला एटॉमिक हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि जनरेट होता है किसी भी कंपाउंड से, हाइड्रोजन के किसी भी कंपाउंड से जो हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर एटम जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो नॉर्मली जो फॉर्म होता है, जैसे आपके पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है H2 ब्रेक डाउन हुआ H और H में, तो ये तो आपकी नॉर्मली कहलाई बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जनरेट हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कंपाउंड से बनने वाले एटॉमिक हाइड्रोजन को नाम दिया जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। The product obtained as the result of dissociation of molecular hydrogen is called nascent or atomic hydrogen। अब अगर कोई मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, देखो यहाँ पे भी इसको जनरेशन ही कहेंगे इन इजिएस्ट वर्ड्स, या इन अदर वर्ड्स में इसको कहूँ तो ये भी जनरेट हुआ है। H2 ब्रेक डाउन हुआ H और H के अंदर, इसे हम एटॉमिक भी कहेंगे, नेसेंट भी कहेंगे। बेसिकली इसको इस अंदाज से आप अपने पास समझिए कि ये दोनों एक ही लफ्ज हैं। ये दोनों बेसिकली क्या है? ये दोनों एक ही लफ्ज हैं आपके पास। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये दोनों सिंपल एक ही लफ्ज होते हैं आपके पास। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। आप अपने पास यहाँ देख रहे हैं कि भाई नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो, मैं उसके बारे में अगर आपको बता सकूं तो नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, यानी कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, जो सिंगुलर एटम ऑफ हाइड्रोजन है, वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना H2, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। अगर इसके बनिस्बत हम देखें H और H, तो ये काफी हाईली रिएक्टिव पाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं वजह क्या है? ये दोनों H और H आपस में मिले हुए हैं और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था जिन्होंने आपस में शेयर कर लिया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, 1s2 दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, स्टेबल फॉर्म है, दोनों की नीड्स पूरी हो गई, जरूरियात पूरी हो गई, तो ये स्टेबल फॉर्म है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है और वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ देखो, इस वाले हाइड्रोजन के पास, लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के पास और राइट वाले हाइड्रोजन के पास, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को नीड है एक एक इलेक्ट्रॉन की। देखो याद रखो, जिस इंसान को नीड होती है ना, जरूरत होती है, वो बहुत फास्टली काम करता है, बहुत तेजी से वर्किंग करता है, कोशिश करता है जल्दी जल्दी काम करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरी स्टेबिलिटी की तरफ मैं अपनी बढ़ सकूं। इसी तरह से ये हाइड्रोजन्स भी होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, इसी वजह से ये फौरन कोशिश करते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ने की। तो ये जब तक लेस स्टेबल है, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। अब जरा प्रिपरेशंस देख लेते हैं हम अपनी हाइड्रोजन की। हमने देखा भाई कि ये हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन को ऐसे हमने दिखाया कि H2 से ब्रेक डाउन हुआ और 2H बन गया, जो इक्वेशन हमने अभी ऊपर भी देखी थी। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया निकल को एज अ कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दो अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स निकलकर सामने आ गए। नीचे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो वो दो अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स में सेपरेट हो गई। ये दोनों इक्वेशंस आपके पास इस वक्त एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशंस हैं। अगर मैं बात करता हूँ नेसेंट हाइड्रोजन, व्हाट इज द नेसेंट हाइड्रोजन? तो नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में बताया जा रहा है कि भाई जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया, जिंक मेटल था, इसे HCl के साथ रिएक्ट कराया, जिंक क्लोराइड बना और दो हाइड्रोजन के सिंगुलर यानी कि सेपरेट सेपरेट एटम्स, यानी कि देखो जब भी हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं ना, तो बेटा इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं। जो सब्सटेंस डायटोमिक स्टेट में पाया जा रहा हो और अगर वो एटॉमिक स्टेट में आ जाए, या नेसेंट स्टेट जिसे हम कहते हैं, उसमें आ जाए, तो उसको इस तरह ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। आप ये दोनों इक्वेशंस देख रहे हैं जो कि नेसेंट हाइड्रोजन की हैं। बात मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? देखो, इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ एंड क्विकली कंबाइंड टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। बहुत कम जिंदगी, मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी बताया था कि ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं और फौरन एक जल्दी से मॉलिक्यूल बना लेते हैं हाइड्रोजन का। कहा जा रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो एक बहुत रिड्यूसिंग, हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, एंड रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है और हाईली रिएक्टिव होता है। इट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स टू प्योर मेटल्स। अगर मेटल्स के ऑक्साइड्स बने हुए होते हैं तो ये मेटल्स को फौरन से रिड्यूस करा देता है, मेटल्स को फौरन से रिड्यूस करा देता है ये, यानी कि मेटल्स के अंदर से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़कर वाटर फॉर्म कर लेता है और मेटल को सेपरेट कर लेता है। तो ये आपके
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी कि इट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स टू प्योर मेटल। अगर बात करूं मैं इसके यूजेस की, यूजेस क्या होते हैं? atomic hydrogen is used to make atomic hydrogen torch to attain the 4000 degree centigrade to 5000 degree centigrade, which is majorly used for welding purpose. अब कहानी क्या है यहाँ पे? कहा यह जा रहा है भाई कि हाइड्रोजन से, यानी कि इस एटॉमिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्चेस बनाने के लिए, बेसिकली वेल्डिंग। बहुत मोटी मेटल की शीट्स होती हैं, उनको वेल्ड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है वेल्डिंग पर्पस के लिए, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्चेस को। क्यों? क्योंकि इससे बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। आप देख रहे हैं 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है जो इसकी मदद से आपके पास इस वक्त जनरेट किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप ये मेरी? तो ये हमारे पास आज के एक शॉर्टली टॉपिक थे जो पे हमने बात की है, सही है। तो इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के रखेंगे, फिर हम उस बारे में बात करेंगे। देखो टॉपिक का नाम है हाइड्राइड्स। एक बात मैं रिलेट करूं, देखो क्लोरीन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्लोराइड्स, ऑक्सीजन के नॉर्मल बाइनरी कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑक्साइड्स, सल्फर के कंपाउंड को हम कहते हैं सल्फाइड्स, कार्बन के कंपाउंड को कहते हैं हम कार्बाइड्स। इसी तरह से हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्राइड्स, जिनका मैंने कल आपसे जिक्र किया था, सोडियम हाइड्राइड का भी एक जिक्र किया था आपसे। कहा जा रहा है द कंपाउंड ऑफ टू एलिमेंट्स आर नॉर्मली नोन एज द बाइनरी कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स पाए जाएं तो वो कंपाउंड कहलाता है आपका बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मतलब दो होता है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से जो 9 करके आए हैं उन बच्चों को पता होगा बाइनरी का मतलब दो होता है। एंड द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। ऐसे तमाम कंपाउंड जो हाइड्रोजन के हों और बाइनरी कंपाउंड हों तो उनको नाम दिया जाता है हाइड्राइड्स का, सही है। हाइड्राइड्स हमारे पास देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं सैलाइन हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स, कोवलेंट, पॉलीमेरिक, मेटालिक और बॉर्डरलाइन। इंशाल्लाह उल अजीज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इन हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से नॉर्मल डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसी तरह से हाइड्राइड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका सवाल ये हाइड्राइड्स वाला क्वेश्चन काफी खासा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कशन करेंगे। होप सो आज की क्लास में आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई बात ऐसी हो जो पूछनी हो बेटा, तो लाजमी तौर पे आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।